बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 8 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखें। दो मुद्दा तो बहुत ही चर्चा में है, एक छोटा सा है वो भी चर्चा में है लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जो पहला मुद्दा है वह है कि कल जो है कर्नाटक की राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई सारे मंत्री, विधायक और वहाँ के सत्ता पक्ष के कांग्रेस के सांसद, मतलब सत्ता पक्ष कांग्रेस ही है तो वहाँ के सांसद जो है भारत सरकार के विरोध में कि जो है टैक्स के साथ भेदभाव कर रही है, जो केंद्र से राज्यों को फाइनेंशियल आवंटन जाता है उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको लेकर जो है एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। और उसमें फिर बाद में जो है केरल और तमिलनाडु की भी सरकारें शामिल हो गई हैं। आरोप ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है दक्षिण के राज्यों को, खासतौर से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्यों को, यानी जो विपक्ष के राज्य हैं, उनका कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनका जो ड्यूज है वो नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि जैसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 5-6 सालों में जो है सरकार ने जो है कर्नाटक का 1,87,000 करोड़ रुपए बकाया है और कर्नाटक में 100 रुपये अगर टैक्स जनरेट होता है तो उसका 13 रुपये ही उसको मिलता है। और इसको लेकर मामला जो है सदन में भी उठाया गया था। जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उसके जवाब में भी वित्त मंत्री ने कुछ प्रतिक्रिया दी है और ख़ास तौर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे प्रधानमंत्री ने इस पूरे मुद्दे के जो पॉलिटिकल डायमेंशन है उसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये मुद्दा समझेंगे क्या मामला है और ये भी समझेंगे कि ये जो टैक्स वाला है ये तो चलो टेक्निकल पहलू भी समझ लेंगे, लेकिन इसमें और क्या छिपा हुआ जो है फलातार आगे के लिए क्या छुपा हुआ है जो है अभी राज्य सरकारें कर रही उसका भी, और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है वह भी अभी का तो है ही है, भविष्य को लेकर वो क्या प्रतिक्रिया जो है उसमें शामिल है। ठीक है, दूसरा मुद्दा जो है जैसे पता ही है आपको कि 7 अक्टूबर को हमास के बर्बरतापूर्वक कायरतापूर्ण आतंकवादी कृत्य के बाद से ही जो है गाजा में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई कर रखी है जिसमें हजारों लोग हताहत हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इजराइल पे दबाव है कि हमास के साथ जो है वो युद्ध जो चल रहा उसको रोके। अभी इसी को लेकर जो है हमास ने भी एक 3 चरणीय जो है युद्ध विराम योजना पेश की है, जिसको कहीं ना कहीं अभी जो है अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल में आए हुए हैं कल, उसमें उसी दौरान उसको पेश किया गया, लेकिन जो है इजराइल के प्रधानमंत्री ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। तो हम इसको समझेंगे इस मुद्दे को, क्योंकि हमने वादा कर रखा है कि इजराइल और हमास का जो भी टर्निंग पॉइंट जहां भी होगा हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरा मुद्दा है भारत कतर का संबंध काफ़ी समय से थोड़ा सा गलत कारणों से विवादित रहा है। जैसे कि आपको पता है कि उसने हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को जो है फांसी की सज़ा दी थी, मतलब मृत्युदंड की सज़ा दी थी। बाद में उसको बदलते हुए जो है मृत्युदंड की जो है सज़ा को कैद में बदल दिया है और बहुत जल्द उम्मीद है कि वह जो है वो लोग रिहा भी हो जाएंगे, भारत भी चले आएंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला मुद्दा जो भारत कतर संबंध का है, ये एक भारत कतर के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो कि प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, उसको लेकर, लिक्विड नेचुरल गैस को लेकर जो हम कतर से आयात करते हैं, और 2028 में वो आयात का जो वहाँ की एनर्जी, कतर एनर्जी और यहाँ का पेट्रो LNG करके संस्था है, उन दोनों के बीच समझौता हुआ था 2028 तक आपूर्ति का है। तो उसको पुनः जो है 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसको समझेंगे क्यों बढ़ाया गया है, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और भारत की आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा परिसंचरण, यानी कि ऊर्जा में कैसे कोयला और अन्य उससे जो है पेट्रोलियम से जो हमें संचरण करना है, उसमें ये समझौता कहाँ तक योगदान कर सकता है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं। ये देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और ये जो है भारत केंद्र सरकार के जो है के विरुद्ध जो है उनके ऊपर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए कि केंद्र सरकार जो है दक्षिण के राज्यों के साथ, खासतौर से जो विपक्षी राज्य है उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, और इसको लेके विरोध प्रदर्शन के लिए लोग जंतर मंतर में बैठे हैं। और आज जो है इनके साथ केरल और तमिलनाडु की सरकार भी शामिल हो गई है। और इस तरह से देखा जाए तो ये
ऐसा विरोध प्रदर्शन पहले भी हुआ है, लेकिन इस 21वीं सदी यानी वर्ष 2000 के बाद यानी 20-23 सालों में, पिछले 23 सालों में ये पहली बार हो रहा है जब कोई सरकार केंद्र सरकार के विरोध में जो है अब इस तरह से प्रदर्शन कर रही हो दक्षिण की कोई सरकार। ठीक है, मामला थोड़ा सा पॉलिटिकली दक्षिण और उत्तर का चलता रहता है, केंद्र का वो पुराना चला है, इतिहास पढ़िएगा आप लोग, लेकिन ये हाल फिलहाल में ये एक थोड़ा सा घटना है तो इसको समझेंगे, ये एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये जिन बातों को कह रहा है वो तो कह ही रहे, कई बार क्या होता है ना, राजनीति में जो बातें कही जाती हैं उनको तो जानना ही है, जो बातें जिस लिए कही जा रही हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इनको हम समझेंगे कि ये मामला क्या है, क्या आरोप लगा रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, और इस विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री की क्या, चूंकि आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है इन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो इसको लेकर वित्त मंत्री की क्या प्रक्रिया है, केंद्रीय वित्त मंत्री की, और भारत के प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया है, और थोड़ा सा समझेंगे कि जो केंद्र राज्य के अगर थोड़ा बहुत अगर इसको पढ़े होंगे आप लोग तो इसमें होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद ये सारी चीज़ें हो रही है 15वें वित्त आयोग की, तो समझेंगे वित्त आयोग क्या है और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश राज्यों को लेकर कैसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बंटवारा करता है। ठीक है, तो आइए जरा इसको हम गहराई से देखते हैं इस मुद्दे को। देखिए थोड़ा गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जिन्होंने जो कहा है उसको बताया जाए और उनके छुपे हुए मंतव्यों को भी समझाया जाए ताकि आपकी समझ बढ़ सके बगैर कोई इस पे राजनीतिक पूर्वाग्रह। क्योंकि मैं बार बार जैसे इस तरह के जब भी मुद्दे आते हैं तो हम अपने जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, वो कहते हैं कि जब हम निर्णय कर रहे होते हैं, जब हम जजमेंट कर रहे हों तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो जब आप जैसे अब आप इस एक मुद्दा है, इस मुद्दे पर आपको समीक्षा करना है या विश्लेषण करना है या आलोचनात्मक समीक्षा करना है, तो आपको सभी पहलू को समझना पड़ेगा और इसमें अपनी कोई राय, जो अपनी व्यक्तिगत राय हो सकता है आप नॉर्थ की हो तो आपकी दूसरी राय हो सकती हो सकता है आप साउथ की हो तो दूसरी राय हो सकती है, लेकिन हमें उन पॉलिटिकल मुद्दों से, कई बार हमारे पॉलिटिकल मुद्दे भी हमारे राय को बदलते, उनसे अलग एक निष्पक्ष राय रखने की जहां तक संभव हो सकेगी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए समझते हैं मामला क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित जो भी मंत्री हैं पिछले कुछ साल से करों और सहायता अनुदान के हस्तांतरण में राज्य के साथ यानी कि वही कर्नाटक राज्य के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ बुधवार 7 फरवरी को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और कर्नाटक के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक से केंद्र को राजस्व के रूप में 100 रुपए देता है लेकिन वापस केवल 13 रुपए ही मिलता है, ये इनका कहना है सिद्धारमैया का। ठीक है, और देखा जाए तो कर्नाटक दक्षिणी भारत की जो 3 विपक्षी शासित राज्य हैं प्रमुख, जो देख सकते हैं कि उसमें अगर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इनमें से इन्होंने अगुवाई कर ली है, ये पहले आ गए हैं, बाकी के 2 राज्य भी जो है इसमें आ गए हैं। और केरल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इसको लेकर जो है इसी तरह के एक मामले को लेकर जो है केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है याचिका दायर कर रखी है, तो वो मामला अलग चल रहा है, संवैधानिक वाला मुद्दा जो है और कानूनन, और ये राजनीतिक मुद्दा अलग चल रहा है। ठीक है, तो ये मामला है। कर्नाटक सरकार की इस विरोध प्रदर्शन का वजह क्या है, यानी वो क्यों ऐसा विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसके पीछे जरा कारण को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तो ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है जो 2021 से 25 तक करना था, हालांकि उसने 26 तक 6 साल के लिए किया है, तो 21 से 26 तक के इसकी सिफारिशें है, इसकी सिफारिशें 21 से 26 तक के लिए है। अमूमन जो है जो वित्त आयोग होता है उसका गठन जो है हर 5 साल बाद पर करना होता है, क्योंकि वो करों के विभाजन को लेके जो है 5-5 साल के लिए जो है सलाह देता है, तो इसने जो है 21 से 26 कर दिया है, तो वो 6 साल के लिए है ना। तो इसमें सिफारिशों ने कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों को नाराज कर दिया है और इसमें केंद्र द्वारा साझा किए जाने वाले करों की विभाज्य पूल में कर्नाटक की हिस्सेदारी को 4.71% से घटाकर 3.64% कर दिया है, जो 14वें वित्त आयोग के तहत लगभग 22.5% कम है। यानी जहां 14वां इसके पहले का वित्त आयोग था उसके अनुसार केंद्र कर्नाटक को 4.71% यानी जो टोटल रेवेन्यू बटना होता है केंद्र से राज्य के बीच में उसका 4.71% जो है
मिलता था 14वें वित्त आयोग के तहत, अब मिल रहा है 6.4%। और इस तरह से देखा जाए तो ये 22.5% की कटौती है वित्त आयोग के जो गणना में। और इस तरह से परसेंटेज वाइज कर्नाटक जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा उसको नुकसान हो रहा है 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग के बीच में पुलों के करों के विभाजन को लेकर। इसलिए कर्नाटक समझ लीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा चिंतित है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी सरकार के जो पीछे की भाजपा सरकार थी, बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार, उन्होंने भी इसके विरुद्ध में जो है अपनी बात उठाई थी। इसको लेके जो है वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग ने लगभग 11,000 करोड़ का, इसमें से 5,000 समथिंग करोड़ का जो है योजना, 5,495,000 करोड़ का उसको सहायता राशि और 3,000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट बेंगलुरु के आसपास डेवलपमेंट किए थे, उसको भी भरपाई करने के लिए सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मना कर दिया था क्योंकि वो उसके सिफारिश से अलग थी। तो ये भी जो है कर्नाटक के मांग में शामिल है। ठीक है, तो ये देखिए कि जो 14वें आयोग से 15वें वित्त आयोग के बीच में जो राज्यों की बंटवारा हो रहा है, उसमें जो है कहीं ना कहीं कर्नाटक की हिस्सेदारी घटी है, जो परसेंटेज वाइज घटी है, जिससे कहीं ना कहीं कर्नाटक जो है दुखी हुआ है। ठीक है, और कर्नाटक सरकार का आरोप है कि राज्य को इस 1,47,000 करोड़ का 5-6 सालों में नुकसान हुआ है। उसमें कई सारे तर्क दे रहे हैं, जैसे एक तो वित्त आयोग के डिवीजन के कारण कम हो गया है 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग के कारण। दूसरा वो दे रहे हैं कि जो जीएसटी का कलेक्शन है उसके कारण जो है कर्नाटक को नुकसान हो रहा है। और जीएसटी के कलेक्शन के दौरान एक बात जो कही गई थी कि जो जब तक नुकसान होगा तो उसमें भरपाई होगी, हालांकि वो जितने समय के लिए था वो पूरा हो गया। तो अब उसको भी है कि अगर वो मिलता रहता तो हमारा ये फायदा होता। और ये जो 11,000 समथिंग करोड़ का जो है 11,495 करोड़ का जो सिफारिश की थी उसको नहीं दे रहे हैं। ये सब मिला जुला के 5-6 साल का जो है हिसाब बता रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ये 1,87,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ठीक है, और जरा देखें इस पे विरोध, ये जो जैसे ये आरोप है इस पे वित्त मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है। पहले टेक्निकल पहलू जो वो लोग कह रहे हैं वो समझ लेते हैं, फिर वो लोग क्यों कह रहे हैं और उसकी क्यों प्रतिक्रिया हो रही है, दोनों को समझेंगे। ठीक है, तो ये जो वित्त मंत्री का कहना है कि इन पे जो इनसे जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जो है, प्रतिपक्ष तो नहीं है लेकिन सबसे बड़े विरोधी दल के नेता हैं, तो उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला हुआ है, अधीर रंजन चौधरी जी ने आरोप लगाया कि जो सरकार है वो दक्षिण के राज्यों, खासतौर से विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि जो भी हम हस्तांतरण करते हैं राज्यों को, उसमें देखिए जो भी कर लगता है, हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें जो करों का भी विभाजन संघीय आधार पे हुआ है। कुछ कर है जो केंद्र सरकार के पास है, कुछ कर ऐसे हैं जो राज्य सरकार के पास है, और कुछ कर ऐसे हैं जो केंद्र सरकार लगाती है और उसको जो है राज्यों के साथ बंटवारा किया जाता है। तो जो राज्यों के हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो केंद्र के हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन आता है, बड़ा हिस्सा आता है जो राज्य सरकारें जो केंद्र सरकार लगाता है उसमें राज्य सरकारें वसूलती है, कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार लगा के केंद्र सरकार ही वसूलता है। इनको बंटवारे के लिए एक व्यवस्था है आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के, ठीक है, उसके द्वारा जो है ये बंटवारा राज्यों के बीच में किया जाता है। यानी एक संवैधानिक व्यवस्था है और उसके प्रणाली के तहत तो कुछ सिद्धांतों के आधार पर बंटवारा किया जाता है ताकि राज्यों के साथ भेदभाव नहीं हो। तो उसी को आधार बनाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि करों का हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और उसके पास कोई, यानी जो वित्त मंत्री के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। यह आशंका कि कुछ राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है एक राजनीतिक रूप से विकृत कहानी है। ये बात उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है, क्योंकि जो वित्त आयोग सिफारिशें कर रहा है उसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। जो उसने कहा है वो उसको मान रही है। देखिए, वित्त आयोग चूंकि एक सिफारिशी निकाय है, आप इसको वित्त आयोग जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, अपने सब सिलेबस में आप लोग पढ़े भी होंगे, आई होप सो। तो उसमें जो वित्त आयोग जो सिफारिश देता है वो केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर वो बाध्य करती है, यानी जो बंटवारा है, ये नियम है कि वो उसी के आधार पे ही बंटवारा करेगी। तो इसने वित्त आयोग के आधार पे बंटवारा किया है और इसके आधार पे जो है ये चीजें अपनाई है।
देखिए, जब नीति आयोग के पहले योजना आयोग था तो बहुत बड़ा जो हिस्सा जो है योजना आयोग के तहत राज्यों को जाता था, और योजना आयोग कोई संवैधानिक निकाय नहीं था जिसकी आलोचना होती थी। वर्तमान में जब ये सरकार आई तो इसने योजना आयोग को भंग करके जो है एक वित्त आयोग के जरिए ही ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों करों को आवंटन का जो है फैसला किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो संवैधानिक जो कर प्रणाली है, जो संघीय वित्तीय प्रणाली है, उसको लेकर ये मजबूत करने वाली व्यवस्था है। लेकिन समझ होता क्या है कि अभी जब अगर आप अभी आएंगे, जब देखेंगे कि किस तरह से आधार बदला गया है, तो उसमें थोड़ा सा जो है अंतर आ जा रहा है, उसको लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। बाकी और अगर देखें प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया है, तो प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया हम इसमें बाद में देखेंगे कि उसी समय इस पूरे मुद्दे के क्यों ये कहा जा रहा है इधर जो सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, और प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया। उसके पहले जरा सा टेक्निकल पहलू देख लेते हैं कि वित्त आयोग क्या होता है। तो जिसे देखिए, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत ये बात की गई है कि जो करों का बंटवारा होता है, ऐसे कर जिनको राज्य से जाना होता है, उसको उस बंटवारे की जो राशि होती है वह एक संवैधानिक निकाय वित्त आयोग द्वारा जो है उसके द्वारा बंटवारा जाता है, और इसका गठन हर 5वें वर्ष या उससे पहले किया जाता है। और वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सिफारिशें करता है कि करों की शुद्ध आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण, वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान या धनराशि को नियंत्रित करते हैं। साथ ही राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय, यानी जो करों का वितरण होता है और संचित निधि से राज्यों के लिए अगर कोई ग्रांट इन एड या सहायता अनुदान देना होता है तो उसके लिए क्या सिद्धांत होगा। साथ ही में आप याद होगा कि जो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था आई है और नगर पालिका है, तो उसमें इसके लिए जो है उनके वित्त के लिए भी राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो उसने राज्यों में स्थानीय संस्थाओं को मजबूत कर आधार के लिए जो सिफारिशें की होती है, उसको लेकर भी अगर कोई जरूरत होती है तो उसको लेकर भी वित्त आयोग इसको लेकर सुझाव देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का आधार क्या है। बहुत डिटेल रिपोर्ट है, 2021 में आया था। इसमें ये दो तरह से, एक तो जो करों का बंटवारा होता है, ठीक, कर जो हस्तांतरण है, और दूसरा जो अनुदान है ना, वो मिला के अगर देखा जाए, जैसे 15वें वित्त आयोग के अनुसार कहा गया कि 2021 से 26 की अवधि के दौरान केंद्र से राज्यों को कुल हस्तांतरण, उसमें कर का हस्तांतरण यानी जो पहला वाला हिस्सा है, और कुल अनुदान पहला दूसरा मिला के शामिल करते हुए विभाजन पुल का लगभग 50.9% है। ठीक है, 41% उससे है और वो 9% है, और ये इतना किया जाता है। जैसे जब वित्त आयोग बंटवारा करता है तो पहले ये होता है एक इकाई है केंद्र और एक इकाई है राज्य। तो पहले तो बंटवारा इस तरह होता है कि केंद्र को क्या जाएगा और राज्य को क्या जाएगा। ठीक, तो ये पहला वाला जो है केंद्र और राज्य को, केंद्र के पास गया, ये राज्यों के पास टोटल गया जो है 50.9%, यानी केंद्र के पास 49.1% का गया। ये हो गया वर्टिकल। अब इसके बाद 36 विभाजन के जो विभिन्न राज्य हैं उनके बीच में कैसे विभाजन किया जाए, और ये समय के साथ साथ बदलता रहा है। 15वें वित्त आयोग ने जो आधार रखा है वो देखिए ये है, ये कुछ आधार हैं, 5-6 आधार है। जैसे जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के आधार पर जो है, जो भी किसी राज्य को मिलेगा उसकी जनसंख्या के आधार पे 15%, ठीक, यानी 15% जनसंख्या। और पहले तो ये जनसंख्या का और भी ज्यादा था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी जनसंख्या एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। 15% जो राज्यों को मिलेगा उसमें उनका योगदान क्षेत्रफल की स्थिति क्या है, वन और पारिस्थितिकी तंत्र पर 10%, आय का अंतर, यानी जो राज्य आय जनरेट कर रहा है उसके जो जरूरत है, यानी जो फाइनेंशियल नीड है, उसको जो अंतर है वो जो है 45% का योगदान करता है। कर और राजकोषीय प्रबंधन 2.5%, और जननांकी या डेमोग्राफिक जो है 12.5%। तो देखिए इसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल और वन पारिस्थितिकी और आय का अंतर 45%। तो आय का अंतर आप ये सोचिए कि अगर आपको भी एक देश को एक घर मानिए, एक घर में लोग हों, तो अगर आपको वितरण करना हो तो एक बेहतर परिवार के लिए ये होता है कि क्या होगा, जिसके पास थोड़ी आय कम हो उसको थोड़ा सा ज्यादा मिले, ताकि
पूरे परिवार का विकास हो सके, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो राज्य थोड़ा सा जिनके यहाँ टैक्स ज्यादा जनरेट होता है, उनको लगता है कि उनके साथ नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम ज्यादा कमा रहे हैं। जैसे नहीं होता घरों में कि यार हम ज्यादा कमा रहे हैं और हमको हमारा हिस्सा कम मिल रहा है। यही बात जैसे केंद्र जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या इस तरह के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है लेकिन हमको हिस्सेदारी कम मिलती है, ठीक है। उसकी वजह यही है कि जो आय का अंतर वाला 45% हिस्सा है और जनसंख्या और क्षेत्रफल का तो जो हिस्सा है ही है, साथ ही कर और राजकोषीय प्रबंधन को सिर्फ 2.5% दिया गया है और जननांकी को भी 12.5% दिया गया है। इसके साथ साथ उनको राज्यों को वो भी लगता है, हालांकि इसके लिए एक जनगणना का डाटा लिया गया है, 2011 का लिया गया है, उनको इनमें लगता है कि वो लोग जनसंख्या को लेकर बेहतर कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में उनकी जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, जबकि उत्तर के राज्यों को बढ़ रही है। ऐसे में उनके साथ और नुकसान हो सकता है और चिंता उनको है कि जो 16वां वित्त आयोग है उसमें और समस्या हो सकती है। तो ये मुद्दे हैं, इनके आधार पर बटा गया है। अब आते हैं जरा प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट विरोध है उसको समझते हैं। और अब उसके पहले जरा से, चूंकि प्रधानमंत्री ने एक तरह से जो एक राजनीतिक जो मुद्दा है उस मुद्दे को काउंटर करने की कोशिश की है। देखिए, अभी जो मामला चल रहा है दक्षिण के राज्यों द्वारा, वो चल रहा है आर्थिक पहलू को बार बार उठाया जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी संसद में ही एक जो है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई और वहां के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने कहा अगर ऐसे ही होगा तो दक्षिण के राज्य एक अपना अलग देश बनाने की मांग कर लेंगे, ठीक है। याद करिए जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ था उसमें जो है मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी जीती थी और तेलंगाना में जो है कांग्रेस जीती थी, तो एक पर्टिकुलर मीडिया का एक वर्ग था जिसने नैरेटिव चलाया कि उत्तर भारत या कुछ लोगों ने तो गोबर पट्टी भी कहा कि ये भाजपा की तरफ जा रहा है और दक्षिण के राज्य कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। उसको यानी कि किसी तरह से जस्टिफाई या इस तरह की करने की कहीं ना कहीं पॉलिटिकल की चीजें की। और ये मामला थोड़ा सा और भी आज का है दिखाई दे रहा है, लेकिन ये और बात 2026 और उसके बाद की परिस्थितियों की बात भी कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या के लिए जो आप परिसीमन देख रहे होंगे कि वो कहा गया है कि हर जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद परिसीमन किया जाए। हालांकि वो उसको रोक दिया गया था और ये कहा गया था कि अगला परिसीमन 2025 के बाद होगा, ठीक है। तो 2025 या 2026 के बाद की जनगणना होगी, इसीलिए जनगणना भी अभी लेट हो रही, तो सरकार भी 26 के बाद जनगणना कराएगी। उसी के आधार पर जो है महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। और इसमें दक्षिण के राज्यों को डर है कि जो जनगणना के आधार पर अगर परिसीमन किया जाएगा तो उत्तर के जो राज्य हैं या जो पूर्व के राज्य हैं जहां पे जनसंख्या तेजी से बढ़ी हुई है, वहां पे उनकी राजनीतिक ताकत और बढ़ेगी, संसद में उनके सदस्य और बढ़ेंगे और दक्षिण के राज्यों में संसद के सदस्य कम हो जाएंगे। तो ये मुद्दा उनका भले आर्थिक है, लेकिन अभी से तैयारी हो रही है कि उस जनसंख्या वाले आधार को हटा दिया जाए ताकि जो उनकी पॉलिटिकल पावर है दक्षिण के राज्यों की वो कम न होने पाए, ठीक है। तो चलो वो मुद्दा है। अब प्रधानमंत्री की जरा प्रतिक्रिया देख लेते हैं। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये कांग्रेस माने चलो वो उत्तर दक्षिण के राज्यों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कहा कि कर्नाटक में विपक्षी पार्टी सरकार एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश कर रही है जो देश के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश एक शरीर की तरह होता है। जैसे उन्होंने कहा कि एक कांटा अगर पैर में गड़ता है तो हाथ उसको निकालने के लिए जाता है, वो ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ तो नहीं गड़ा है, पैर में गड़ा है, क्योंकि दर्द पूरे शरीर को होता है। अगर देश का कोई हिस्सा विकसित नहीं है तो पूरे देश को विकसित नहीं कहा जा सकता है। अगर आप जैसे आपका शरीर है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर कोई शरीर है, शरीर में कोई भी अंग अगर काम नहीं कर रहा है तो पूरे उस व्यक्ति को विकलांग कह दिया जाता है। वैसे ही अगर देश को विकसित होना है तो देश का कोई भी हिस्सा अविकसित नहीं रह सकता है। इसीलिए जैसे अब वित्त आयोग ने भी देखा कि 45% जो हिस्सा दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है? करों के अंतर को दिया जा रहा है, जनसंख्या को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो राज्य भी कोप अप कर सके,
और इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि अगर सोचिए कोरोना काल में वैक्सीन किसी दूसरे जगह बना, अगर वहां पे बनने वाले लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीन बनी है, पूरे भारत को न दिया जाए। उसी तरह से और भी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हिमालयी राज्य कह दे कि उनके यहाँ से नदियां आती है, हमारे हिमालय का पानी जो है दूसरे राज्य क्यों उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से पूर्व के राज्य कह दे कि हमारे यहाँ कोयला, जैसे ये बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, ये बात प्रोफेसर आर वैद्यन करके IIM बेंगलोर के जो है प्रोफेसर भी हैं, साउथ के ही हैं, आर वैद्यनाथन, उनका कहना है कि दक्षिण के राज्यों को यह सोचना चाहिए कि आज जिस उस विकास की बात कर रहे हैं, बहुत सालों पहले आज़ादी के बाद से, जब पंचवर्षीय पहली दूसरी की बात से एक फ्रेट योजना आई थी कि जिस दर पे कोयला जो है यहाँ पे जहां उत्पादन हो रहा है उसी दर पे पूरे भारत में बिकेगा, यानी कि केंद्र सरकार उसका खर्चा वहन करती थी। और उन्होंने तो एक आकलन किया कि अगर दक्षिण के राज्यों को चाहिए कि करों में और दर, तो जो उत्तर के राज्य हैं जहां पे कोयला, जहां पे सीमेंट, जहां पे लौह अयस्क होता था, कई ट्रिलियन डॉलर तो उनको पहले दे देना चाहिए, इसके बाद इस तरह की बात करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस तरह की बातें, जो देश पूरा एक है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह की मानसिकता देश को बंटवारे की तरफ ले जाएगा। यानी प्रधानमंत्री ये तो अभी कह रहे हैं, वो भविष्य में भी कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें जो व्यवस्था बनी है संविधान के तहत कि जितनी जनसंख्या पे जो भी सांसद हों वो लगभग समान जनसंख्या को कहना नहीं चाह रहे, लेकिन वो जब आएगा तो यही होगा कि समानता के आधार पर निश्चित है जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पे बढ़ेगी और जिन पर कम है वहां पे कम होगी। और समझिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के आंकड़े आ रहे हैं, जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पे वही जो विकसित देशों वाले लक्षण या वृद्धपन की जनसंख्या या जो नवयुवकों की संख्या कम है, जबकि उत्तर और पश्चिम के राज्यों में ये जो है आंकड़े बेहतर है। तो कहीं ना कहीं ये उस चीजों को, पहले की चीजों को अभी से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है कि इसके आधार पे कोई और राजनीतिक मुद्दा आगे गंभीर रूप से न बढ़े। ठीक है, तो चलिए आप इसको देखिएगा। दूसरा जो न्यूज है वह है कि हमास, देखिए ये गाजा का सीन है, हमास ने इजराइल और उसके साथ जो चल रहा है उसको लेके 3 चरणीय युद्ध विराम एक योजना पेश की है, कल ही पेश किया था। और कल अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटोनी ब्लिंकन, वह इजराइल में थे कि समझौता हो सके, इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले थे। हालांकि उसको तुरंत ही जो है इजराइल ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हम लड़ाई को बहुत जल्दी जो है उसको पूर्ण जीत प्राप्त करने के वो हैं और हम उसको बगैर प्राप्त किए जो है हम समझौता नहीं करेंगे, या ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो हमास को पुनः पनपने का मौका देगा। ठीक है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं पुनः जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि जो ये योजना रखी गई है वो इतनी ऊपर की बात है कि शायद ये स्वीकार न किया जा सके। हालांकि सभी देश इसमें लगे हुए हैं, मिस्र भी लगा हुआ है, कतर भी लगा हुआ है, जॉर्डन भी लगा हुआ है, खासतौर से अमेरिका लगा हुआ है, सऊदी अरब आदि भी देश इसमें लगे हुए हैं। हालांकि सऊदी अरब ने, जो कि वर्ष 2020 के बाद कहीं न कहीं इजराइल के साथ जो है उस खाड़ी देशों के संबंध धीरे धीरे नॉर्मल होने शुरू हुए थे, आप उसको कह सकते हो अब्राहम एकॉर्ड और फिर या I2U2 के साथ साथ धीरे धीरे जो है उसमें आगे बढ़ने की बात थी। अक्टूबर 2023 के बाद जो है सऊदी अरब ने भी अपने स्टांस कड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने के पहले पूरी तरह से युद्ध हो और 1967 की स्थिति के आधार पे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का गठन किया जाए जिसकी राजधानी ईस्ट जेरूसलम हो। तो आइए जरा से इसको हम समझते हैं क्या मामला है, कैसे क्या क्या चीजें हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इजराइल प्रधानमंत्री ने जो है 7 फरवरी को कहा कि गाजा में पूरी जीत उनकी पहुंच के भीतर है और घिरे हुए क्षेत्र में सभी बंधकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए हमास के युद्ध विराम के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मामला क्यों आया था कि ये जो तबाही थी, मौत का आंकड़ा है करीब 27,000 के आसपास हो गया, 65,000 के आसपास जो है लोग घायल हैं, उसको देखते हुए हमास ने इजराइल के साथ चल रहे संघर्षों को रोकने के लिए एक 3 चरणों वाली योजना प्रस्तुत की थी। ये 3 चरणों वाली योजना 4.5 महीने है, 45 दिन की 3 पार्ट में है, जिसके तहत उसने ये बताया है कि इस तरीके से इस मामले को किया जा सकता है। और अभी देखेंगे उसमें क्या मामला है और कहीं ना कहीं इससे जो
इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद जो युद्ध छेड़ रखा है गाजा में और जो उसका लक्ष्य है कि हमास को पूरी तरह से समाप्त करना, वो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इजराइल ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमास के युद्ध विराम योजना के 3 चरण कौन कौन से हैं। तो चरण 1 है, इसमें इजराइल पहला ये कह रहा है कि इजराइल जेलों में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के बदले में इजरायली महिला बंधकों, 1900 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और बीमारों और बुजुर्गों को रिहा किया जाएगा जो अभी वहां पे हैं। और एक तो ये कि आप हमें भेजोगे, उसके बदले हम रिहा करेंगे। साथ ही इजराइल आबादी वाले क्षेत्रों से अपनी सेना हटा लेगा और गाजा में पुनर्निर्माण, विशेष रूप से अस्पतालों का काम शुरू होगा। ये पहले 45 दिन में हमास का ये तर्क है कि वो इजराइल के जो 19 साल के ऊपर के जो युवा हैं, 19 साल से नीचे के जो युवा हैं या जो वृद्ध हैं, महिला हैं, विकलांग, उनको रिहा कर देगा और बदले में जो इजराइल जेलों में जितने भी महिला और बच्चे हैं उनको इजराइल रिहा करेगा। ठीक, और साथ ही में इजराइल आबादी वाली क्षेत्रों से सेना हटा लेगा और जो है जो गाजा में सेना जो अस्पताल आदि का पुनर्निर्माण करेगा। दूसरा चरण जो अगले फिर 45 दिन का होगा, इसमें अन्य पुरुष बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा और इजरायली सैनिक पूरे गाजा से वापस चले जाएंगे। यानी दूसरे चरण में जो बचे हुए लोग बंधक हैं उसको हमास वापस कर देगा और बदले में इजराइल को गाजा से वापस जाना पड़ेगा, यानी युद्ध को समाप्त करना पड़ेगा। तीसरा चरण है कि दोनों देश यानी यह वापस हो जाएंगे तो दोनों पक्ष मरे हुए लोगों के शवों और अवशेषों का आदान प्रदान किया जाएगा। ये 3 चरण बताया गया है। और इसके साथ साथ हमास ने यह भी कहा है कि इसके जैसे ही ये वापस होगा, युद्ध के बाद इस पूरे को पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और साथ ही में जो लोग जैसे मिस्र है, जॉर्डन है, कतर है, उनसे हमास ये भी चाहता है कि युद्ध विराम का जो समझौता है वो बंधकों को वापस करने के बाद पुनः न शुरू हो। यानी जब ये वापस कर दिया जाएगा तो पुनः इजराइल हमला न शुरू करे, इसको भी देखना पड़ेगा। यानी ये है हमास की उसकी योजना। और हमास ने योजना जो है, इसके पहले जो मिस्र और जॉर्डन और कतर द्वारा जो योजना दी गई थी, जिसको अमेरिका और इजराइल भी थे, उसके जवाब में हमास द्वारा ये योजना दी गई है। अब इस पे जो है देखना है कि इसमें इजराइल की इस युद्ध विराम योजना पर प्रतिक्रिया क्या है। जैसे आपको पता है कि प्रतिक्रिया जैसा आना चाहिए था वैसा ही हुआ कि क्योंकि इजराइल 7 अक्टूबर के बाद जो हुआ है वहां पे जो 250 से ज़्यादा लोगों को वो अगवा कर ले गए हैं, 1200 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और जो 250 लोगों से अगवा किए हैं उसमें से अभी भी आधा से ज़्यादा उनके यहाँ बंधक बने हुए हैं, उसमें बुजुर्ग, विकलांग, महिला हैं। वो चीज़ों को वो इजराइल भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनको हिला के अंदर तक रख दिया है। ऐसे में इजराइल ने जो अपना वो कहा था कि वह पूरी तरह से हमास को समाप्त करने के बाद ही युद्ध को समाप्त करेंगे और इजराइल का मानना है कि पूरे गाजा क्षेत्र में वो इजराइल ही है जो पूर्ण शांति दे सकता है। और इजराइल के प्रधानमंत्री, चूंकि ये बात आई ही थी कि ब्लिंकन गए थे, एंटोनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो चीजें, ये जो समझौता है, ये कहीं ना कहीं हमास को पुनः गाजा में पुनर्स्थापित करने का मौका दे देगा और इसको इजराइल किसी भी तरीके से लेकर तैयार नहीं है। ठीक है, इजराइल ने हमास के सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट करना अपना युद्धकालीन उद्देश्य बना लिया है। ऐसे में यह प्रस्ताव प्रभावी रूप से गाजा में हमास को सत्ता में छोड़ देगा और उसे अपनी सैन्य क्षमताओं को पुनर्निर्माण करने की अनुमति देगा, जिसको 7 अक्टूबर को ध्यान में रख के इजराइल उसको तैयार नहीं है। अब है कि सऊदी अरब स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के मांग पे अड़ा हुआ है। देखिए, अमेरिका चाह रहा है कि सऊदी अरब और इजराइल के साथ संबंध हो जाए और ये संबंध अगर देखा जाए तो 2020 के बाद से जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और इस तरह के देश, ITUT हुआ था जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सब शामिल हुए थे। बाद में उसमें सऊदी अरब ने भी कहा था कि वो उसमें शामिल हो जाएगा। IMEC जा रहा था तो वो उसी क्षेत्र से जा रहा था, इंडो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जो कार्रवाई हो रही है, सऊदी अरब को अब ये मुश्किल हो गया है इजराइल के साथ नॉर्मल संबंध बनाना जब तक कि ये युद्ध चल रहा है। तो उस स्थिति में सऊदी अरब ने कहा है कि अमेरिका से साफ साफ कह दिया है कि उसका रुख यह है कि जब तक पूर्वी यरूशलेम के साथ
1967 की सीमा पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी जाती है और गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती, तब तक इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो उस क्षेत्र में एक अमेरिका चाह रहा था एक दीर्घकालीन शांति बन जाए, एक शांति का वो पूरा क्षेत्र हो जाए, वो एक कहीं ना कहीं गाजा युद्ध को लेकर एक चुनौती बनी हुई है। तो युद्ध में अपना अब तक क्या किया है, यानी क्या क्या नुकसान हुआ है, तो हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि 27,700 से ज्यादा जो है गाजा में लोग मारे गए हैं और 65,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस हिंसा ने, इस युद्ध ने जो इजराइल और सऊदी अरब के बीच में जो 2020 के बाद से जो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संबंधों के बीच में एक सकारात्मक रास्ता खुलने की उम्मीद थी, उस पर कुठाराघात इसमें किया गया है। ठीक है, तो अब चलिए इसमें जो भी आगे और डेवलपमेंट होता होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। छोटा सा न्यूज है, भारत कतर के बीच में जो है एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस के सप्लाई को लेकर जो एक दीर्घकालीन समझौता हुआ था वो 2028 में समाप्त हो रहा था। तो समाप्त होना था उसके पहले ही उसको अगले 20 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारा जो ये समझौता है जो अभी चल रहा है 28 तक, ये भारत के प्राकृतिक गैस के जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये समझौता जब भी चल रहा, अकेले भारत में प्राकृतिक गैस निर्यात के 35% के लिए इंपॉर्टेंस है। ऐसे में ये देखा जाए तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं। तो ऐसे में इसे पुनः आगे बढ़ाया जाना कहीं ना कहीं जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने वाला है और कतर भारत के संबंधों को भी एक तरह से आगे बढ़ाने वाला है। और भारत का जो ऊर्जा सुरक्षा है जिसमें उसको एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाना है, पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर जो है या कोयला के आधार अलग जाना है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं नेचुरल गैस जो है एक तरह से ऊर्जा का एक बेहतर स्रोत माना जाता है। बहुत वो भी, हालांकि वो भी जीवाश्म ईंधन ही है, लेकिन उससे उत्सर्जन में, कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी कटौती होती है। तो उस जब तक हम नवीकरण ऊर्जा की तरफ या हाइड्रोजन, अब हमने हाइड्रोजन जो मिशन 2050 के लिए तय रखा है, तो उसके दौरान हमें जो चाहिए, इसलिए इस समझौते को 20 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। तो आइए चलिए इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या मुद्दा है, चर्चा में क्यों है। क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी है, एक कंपनी है, ये लिक्विड नेचुरल गैस के लिए है। और ये कंपनी जो है ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल की एक संयुक्त कंपनी है और जो गुजरात के दाहोद में, ठीक है, भारत के एक संयुक्त, यह गुजरात के दाहेज में देश के सबसे बड़े एलएनजी गैसीकरण टर्मिनल का यह संचालन करती है। तो इसने जो है, और कतर एनर्जी वहां की जो संस्था है, उन दोनों के बीच में जो है 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को 2028 के बाद इसको बढ़ाने पर समझौता किया गया है। और ये समझौते की अच्छी बात यह है कि ये समझौता पिछले अभी जो समझौता 28 तक चल रहा है, उसके बाद जो 20 सालों के लिए समझौता किया गया है वह उससे कम दाम पे है। और इससे कम से कम 20 सालों में कम से कम 6 अरब डॉलर की हमको जो है लाभ होगा। 6 अरब डॉलर मतलब कि 50-55 हजार करोड़ पिछले अगले 20 सालों में इस समझौते से फायदा होगा। यानी कि एक हमारी ऊर्जा जरूरत को तो कर ही रहा है, साथ ही में जो अभी समझौता चल रहा है उससे सस्ते दर पे ये समझौता किया गया है, दीर्घकालीन समझौता। ठीक है, कतर के साथ एलएनजी की आपूर्ति सौदे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्यों थी? तो देखिए इसको समझिए। पेट्रोनेट एलएनजी जो जिसके साथ ये समझौता हुआ है, उसका कहना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट विस्तार से उर्वरक, शहर में जो गैस वितरण करते हैं, रिफाइनरी जो है, बिजली उत्पादन जैसे प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों में पुनर्गैसीकृत एलएनजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही यह दीर्घकालीन समझौता वर्तमान में भारत के एलएनजी आयात का लगभग 35% जो है, 35% जो हम एलएनजी का आयात करते हैं उसका इसी समझौते दीर्घकालीन जो पेट्रोनेट एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस और कतर एनर्जी के बीच में हुआ, उसके लिए ऐसे में यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। और भारत पहले से ही अपने लगभग आधी गैस मांग को पूरा करने के लिए एलएनजी आयात पे निर्भर है। और जैसे जैसे मांग बढ़ती है एलएनजी आयात भी बढ़ना तय है। क्यों तय है, अब उसको हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं कतर से क्यों। क्योंकि कतर जो है दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक देश है
और भारत के आधे से अधिक एलएनजी का आयात कतर से होता है। 2022-23 में हमने 19.85 मिलियन टन एलएनजी का आयात किया था, जिसमें 10.74 मिलियन टन या 54% हमने कतर से लिया था। यानी 10.74 मिलियन टन यानी 1 करोड़ कुछ जो है मिलियन टन हमने 1 करोड़ टन हमने कतर से आयात किया था, यानी टोटल आयात का 74%। और ये कतर, ये मामला सोचिए, कतर से जो हमने टोटल व्यापार किया है उसका आयात किया है 16.81, उसका जो है उसमें 49% जो है कहीं ना कहीं हमने उससे जो है लिक्विड नेचुरल गैस आयात किया है। इसलिए ये समझौता कतर के साथ हमारा ये समझौते को आगे होना महत्वपूर्ण है। और ये भारत के टिकाऊ ऊर्जा सुरक्षा के लिए समझौते का महत्व देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को जो है अपनी जो ऊर्जा सुरक्षा है और साथ ही में जो ऊर्जा का संचरण है, यानी कि जो कार्बन उत्सर्जक ऊर्जा से जो थोड़ा सा स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जो चलन है, उसमें ऊर्जा मिश्रण को बढ़ाने से 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में घरेलू गैस का प्रतिशत अभी जो 6% है, इससे बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य है। तो जो अभी 6% है, तभी हम कतर से 54% आयात करते हैं, और जब ये 15% होगा यानी हमारा आयात भी बढ़ेगा, क्योंकि जो है नेचुरल लिक्विड गैस हमारे यहाँ तो होता नहीं है। हालांकि हम अमेरिका से भी कर रहे हैं और देशों से भी कर रहे हैं, हम मोजाम्बिक में भी अब वहाँ पे जो है कुएं ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये जरूरत थी कि इस समझौते को रिन्यूअल किया जाए, क्योंकि जो तरल प्राकृतिक गैस है इसको डीजल और पेट्रोल जैसे पारंपरिक पेट्रोलियम ईंधन से काफी स्वच्छ विकल्प के रूप में देखा जाता है। ये आमतौर पर कच्चे तेल की तुलना में सस्ता भी होता है और विकल्प भी। जैसे सीएनजी ही देख लो आप, सीएनजी आपको पता होगा कि जो है इसी नेचुरल गैस का ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। जो मारुति के जो इस तरह के जो प्रोडक्शन हेड है, उनका कहना है कि सीएनजी जो पेट्रोल ईंधन है या डीजल है, उससे हम जब सीएनजी में आते हैं या पेट्रोल से जब हम सीएनजी में आते हैं तो 35% उत्सर्जन कम हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक पे आते हैं तो मात्र 21%। यानी कि अभी जो हमारे पास विकल्प है उसमें एलएनजी से सबसे ज़्यादा जो है, यानी नेचुरल गैस पर ट्रांजिशन सबसे बेहतर जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने का विकल्प है, खासतौर से मोबिलिटी के सेक्टर में। ठीक है, और ऐसे में भारत के लिए अपने कच्चे तेल के मामले में हम 85% आयात पे निर्भर हैं। तो ऐसे में जैसे अगर हम एलएनजी की तरफ बढ़ते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस की तरफ हम अपना बढ़ते जाते हैं, परिवहन होगा, तो ये हमारा आयात बिल भी कम होता जाएगा और हमारी ऊर्जा जो परिसंचरण है या टिकाऊ ऊर्जा है उसके उस स्रोत के रूप में भी ये समझौता हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इसका जो पीडीएफ होगा आपको हैंड आउट के रूप में मिल जाएगा। वीडियो देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर भी करिए। अगर कोई प्रश्न रहे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे देने का। ठीक है, चलिए नमस्कार।